प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अहस्तक्षेपवादी राज्य की आलोचना। यह आज हमारा ये जो टॉपिक है हस्तक्षेपवादी, इसका ये अंतिम है। इसके बाद में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है उसका अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम क्या है, अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है उसकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसकी आलोचनाओं को हम निम्न बिंदुओं के तहत जान सकते हैं। पहला ये है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। हम लोगों ने जो उसकी विशेषताएं पढ़ी थी अहस्तक्षेपवादी राज्य की, उसमें उसने क्या है, राज्य को एक आवश्यक बुराई माना था। अब आलोचना में क्या होता है, उसका उल्टा बताते हैं। ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिवादी जो सिद्धांत है वो क्या है, राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। 20वीं-21वीं शताब्दी के शुरू में इस जो अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। और वो क्या है, व्यक्ति जो है वो राज्य की आवश्यक बुराई को नहीं मानता, और वो कहता है कि राज्य केवल सुरक्षा और शांति का ही काम नहीं करता, बल्कि वो लोगों के कल्याण और विकास के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है, उनको लागू करता है। और अरस्तु भी कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो मानव जीवन की आवश्यकताओं से हुई है, वो लोक कल्याण के लिए हुई है, और आज भी उसका क्या है, राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। अगर ऐसा होता तो राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। तो जो ये व्यक्तिवादियों की एक धारणा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वो गलत है। और जो ये कहते हैं कि मनुष्य को उसके हाल पे, उसके आचरण पे, या उसके व्यक्तित्व पे, या उसकी क्षमता पे छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उन्नत सभ्यता है, वो जो नागरिक है उसकी जीवन की गतिविधियां जो है उस पर राज्य का नियमन करना क्या है, ज़रूरी है। ऐसा करने से ही क्या है, राज्य का विकास हो सकता है। दूसरी जो इसकी आलोचना है वो है कानून व्यवस्था की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता है। कानून जो है मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता। इसमें हम ये बता सकते हैं कि व्यक्तिवादियों का जो ये विचार है वो गलत है कि राज्य और उसके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो व्यक्ति की, मनुष्य की स्वतंत्रता को क्या करते हैं, वो सीमित करते हैं। क्योंकि राज्य जो है वो समाज के हित में मनुष्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना उसके लिए क्या है, ज़रूरी होता है। और ये बात जो है इसको राजनीति शास्त्री भी स्वीकार करते हैं। कानून जो होता है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होता है, और उसको हम क्या है, इस अर्थ में सीमित नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। यदि कोई सीमाएं लगाई भी जाती है स्वतंत्रता के लिए कानून के द्वारा, तो उसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक हित होता है, समाज में व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो इसको इस दृष्टिकोण से देखना कि कानून जो है वो मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा, गलत है। तो इस प्रकार से जो ये आलोचना है ये अपने आप में थोड़ी सही भी है। इसके बाद में तीसरी आलोचना जो है हमारी, कि व्यक्ति सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। जबकि अहस्तक्षेपवादी ये कहता है कि व्यक्ति में अपना अच्छा बुरा मतलब निर्णय करने का अधिकार है, उसमें क्षमता होगी तो वो अपने आप अपना कर लेगा, अपना निर्णय बढ़िया ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो अपना निर्णय अच्छा ले ले, अपने हितों का अच्छी तरीके से ध्यान कर ले। क्योंकि देखो ये एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो हर मामले में एक संपूर्ण नहीं होता। हर एक व्यक्ति की कुछ सीमाएं होती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व की कल्पना करना सभी व्यक्तियों में बड़ा ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं क्या है,
वो ऐसी बातों के बारे में अनभिज्ञ होते हैं जिनसे क्या उनको नुकसान पहुंच सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि राज्य जो है वो अपने आप में क्या है अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है, क्योंकि राज्य के पास क्या एक टीम होती है। वो मनोवैज्ञानिक, नैतिक, शारीरिक सभी पक्षों के मनुष्य को क्या है जान सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या है राज्य जो है वो अपने निर्णय या अपने जो मार्गदर्शिकाएं जारी करता है वो अच्छे के लिए जारी करता है। तो कोरा व्यक्ति पर छोड़ देना अपने आप में घातक है। तीसरी आलोचना जो ये की जाती है इसकी कि योग्यतम की विजय का जो सिद्धांत है वो हस्तक्षेपवादी मानते हैं वो बिल्कुल ही अव्यावहारिक है। क्यों है? क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने, हमने जैसे पिछले क्लास में देखा था कि वो क्या है इसका बड़ा पुरजोर मतलब समर्थन करते हैं, और उन्होंने डार्विन का जो सिद्धांत है समर्थ का जीवत्व, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से लिया था। ये सिद्धांत वास्तव में डार्विन ने पशुओं जगत पर ये ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि पशु क्या है एक सामाजिक प्राणी नहीं होता, और वहाँ पर क्या है जो ताकतवर होता है वो क्या है कमज़ोर से क्या है छीन लेता है। तो मनुष्य क्या है सामाजिक प्राणी है और राज्य एक मानवीय संस्था है। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पाशविक शक्ति से क्या है हम कानूनों का पालन नहीं करा सकते, और हमारा उद्देश्य जो होता है वो योग्यतम को तो जीवित रखना ही है, और साथ में जो सभी जीवित व्यक्ति है उनको योग्य भी बनाना है। जबकि हस्तक्षेपवादी राज्य है वो सिर्फ योग्यतम को ही जीवित रखता है, जो योग्य नहीं है तो उसको योग्य बनाने का कोई प्रयास नहीं करता। जबकि राज्य क्या प्रयास करता है कि योग्यतम को तो बढ़ावा देता ही है, और जो योग्य नहीं है उसको भी योग्य बनाने का प्रयास करता है। अगली आलोचना जो है वो है राज्य की असफलता का तर्क क्या है, असत्य है। मतलब ये राज्य को बिल्कुल असफल मानता है कि उसका कोई काम नहीं है, जो व्यक्ति है उसी को मतलब करना चाहिए जो करना है। तो ये क्या धारणा उसकी क्या है गलत है, क्योंकि हम देखते हैं इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से राज्य नामक संस्था आई है तब से उसने क्या सदैव मानव कल्याण के क्षेत्र में अनगिनत सफलताएं पाई है, और राज्य के संरक्षण, सहायता और प्रोत्साहन के बिना मतलब व्यक्ति की जो कल्पना करना कि वो विकास कर सकेगा संभव नहीं है। और राज्य जो है वो क्या एक पारदर्शी ढांचे में काम करता है, जबकि जो निजी क्षेत्र है या निजी संस्थाएं हैं वो क्या है बिल्कुल अपारदर्शी माहौल में काम करते हैं। तो वो क्या है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, और राज्य विहीन या वर्ग विहीन जो समाज है जो हम हस्तक्षेपवादी जिसकी कल्पना करते हैं ये क्या है बिल्कुल संभव नहीं है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि राज्य की जो असफलता है वो क्या है बिल्कुल गलत है। राज्य पूर्णतः सफल है, और राज्य क्या है लोक कल्याण के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहा है। अगली आलोचना जो है आर्थिक स्वतंत्रता शोषण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। ये बात सही भी है, क्योंकि हम लोग क्या है व्यक्ति के भरोसे छोड़ देते हैं, और जो निजी क्षेत्र में उद्योगपति है जो संस्थाएं हैं तो वो आर्थिक लाभ के लिए काम करती है, उनका लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद भी कहते हैं कि राज्य को भी लोक कल्याण से लेना देना कोई नहीं होना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या है पूंजीपति जो हैं वो क्या है ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, पूंजी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इससे अमीर और गरीब के बीच की क्या है खाई बढ़ जाती है, और उससे क्या शोषण की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, और उस स्थिति में क्या है संघर्ष की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूर्णतः निजी व्यक्तियों के हाथों में छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो खतरनाक है। तो इस प्रकार ये जो तर्क हैं 6 तर्क जो दिए गए हैं जिनसे क्या है इनकी हस्तक्षेपवादी राज्य की आलोचना की गई है या विचारधारा की जो आलोचना की गई है उसके आधार पर हम कह सकते हैं
कि वैसे भी हस्तक्षेपवादी जो है ये राज्य की अवधारणा, ये हकीकत में मतलब कहीं पे भी पूरी तरह कोई कुछ उस टाइम में कहीं कोई थोड़ा बहुत कहीं होगा अवधारणा का अवशेष, आज ये अवधारणा कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल ये मृत हो चुकी है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं में थोड़ा थोड़ा ये तेज हुई विचारधारा, और 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते होते क्या ये बिल्कुल क्षीण होती गई। और 20वीं शताब्दी में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रादुर्भाव हो गया, और ये जो है अवधारणा उसके साथ ही क्या है समाप्त हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हस्तक्षेपवादी राज्य होता है उसमें लोक प्रशासन कैसा होता है, कैसी विशेषताएं होती है उसकी। जैसा कि हम जानते हैं कि हस्तक्षेपवादी केवल राज्य को सुरक्षा संबंधी कार्य ही देता है और राज्य के बिल्कुल कार्यों को क्या है सीमित कर देता है। तो उस स्थिति में ये स्वाभाविक है कि जब राज्य के कार्य ही सीमित हो गए तो उस स्थिति में क्या है लोक प्रशासन के कार्य भी क्या है सीमित हो जाएंगे। तो फिर भी हम क्या है इसकी विशेषताओं को क्या थोड़ा बिंदुवार देख लेते हैं कि जब राज्य के कार्य सीमित हैं तो लोक प्रशासन के कार्य भी क्या है सीमित हो जाते हैं, और छोटे छोटे फिर क्या है उसमें संगठन बनते हैं, और जो सीमित संख्या में विभाग हैं वही होते हैं, क्योंकि इसमें कार्यों की एक तय सीमा होती है। तो जो कार्य करने हैं उन्हीं के विभाग होंगे। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिरक्षा है, दूसरे देशों के साथ जो सुरक्षा या संबंध हैं, या आंतरिक सुरक्षा है, न्याय है, बस इन संबंधित क्या है छोटे छोटे क्या है विभाग होते हैं। और जब कम कार्य होगा तो जटिलताएं भी कम हो गई, और फिर क्या है जो संरचना और प्रक्रियाएं हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। और सरल जो होती है चीज़ उसमें फिर विशेषीकरण भी कम पाया जाता है, व्यवस्थित भी नहीं हो पाता वो इतना, क्योंकि सिंपल सा होता है। कोई जैसे जैसे विशेषीकरण बढ़ता है तो कोई सचिवालय व्यवस्था, नीति निर्माण का, नीति क्रियान्वयन का जो कार्य है वो अलग अलग होना, इस प्रकार से कुछ भी नहीं हो पाता बिल्कुल। अब सब चीज़ों का इनके में क्या है अभाव होता है। और जो भी टर्मिनोलॉजी है, कोऑर्डिनेशन है, प्रत्यायोजन है, जिनका हम फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर चुके हैं, शक्ति पृथक्करण है, इनका सब क्या अभाव होता है। कानून जो है वो बिल्कुल सीमित होता है, व्यक्ति को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देते हैं इसमें। और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, वाचनालय ये सब क्या है नहीं होते, क्योंकि हस्तक्षेपवादी कहता है, विचारधारा कहती है कि राज्य को लोक कल्याण के कार्य करने ही नहीं है, ये सारे कार्य व्यक्तियों को छोड़ दो, वो अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से अपने आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा है ये चैप्टर आज हमारे क्या है समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में जो अगला चैप्टर होगा वो हमारा क्या है लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट होगा। और अब हम अगर देखने की कोशिश करें क्या वर्तमान में कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है हस्तक्षेपवादी विचारधारा है, तो ऐसा राज्य हमारे को कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पर क्या है लेजेस फेयर विचारधारा किसी स्टेट में हो। क्योंकि अब क्या है 21वीं शताब्दी जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की राज्य की अवधारणा का बोलबाला है, और ये जो शताब्दी है उसमें क्या है लोक कल्याणकारी राज्य ही चल रहा है। और इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संकल्पना को मतलब मानता है ये लोक कल्याणकारी राज्य, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो यह इसकी भावना है। तो उसका हम क्या है कल अध्ययन करेंगे। आपको इस चैप्टर से संबंधित जो भी नोट्स हैं और असाइनमेंट हैं वो आपको क्या है व्हाट्सएप पर क्या है शेयर कर दिए जाएंगे। आप जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है उनके आप आंसर अच्छी तरीके से लिखकर और व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे क्या आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपका अच्छा मूल्यांकन हो सके।